अगर मेरी 15 लाख रुपए की तनख्वाह है एक साल की जी। तो पहले मैं कितना टैक्स पे करता था और अब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में? 15 लाख, अगर आपकी पहले 15 लाख थी तो पहले आप 1,45,600 रुपए पे कर रहे थे जी। अब आप 1,09,200 पे करेंगे, आपको 36,400 का बेनिफिट मिल रहा है। 15 लाख पर 36,000 रुपए का फायदा होगा, मतलब 36,000 कम टैक्स पे करना पड़ेगा। Exactly, सर, अगर मेरी 10 लाख रुपए सैलरी थी साल भर की तो आप पहले 52,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं पे करेंगे, टोटल 52,000 रुपए की सेविंग है आपकी। ठीक है। और अगर मेरी उस वक्त 20 लाख रुपए सैलरी थी और आज भी 20 लाख रुपए, तो मुझे कितना टैक्स में फायदा होगा? उसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले आप 2,98,700 रुपए पहले आप पे कर रहे थे, अब आप 2,08,000 पे करेंगे, आपकी 90,700 की सेविंग है। ठीक है सर, कोई और क्वेरी? असल में इसमें आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। ये 12,75,000 से ऊपर की आमदनी पे ये टैक्स स्लैब्स हैं। तो मान लीजिए किसी आदमी को अपना सैलरी कैलकुलेट करना है कि हमें कितना इनकम टैक्स देना है। जो मनोज जी ने कहा कि 15 लाख है, तो 15 लाख का मतलब हुआ कि 12,75,000 तो जीरो हो गया, माइनस अब इसमें 15 लाख से घटाइए, बिल्कुल, तो ये करीब 2,75,000 हुआ। इस पे आपको 5% देना है। ठीक है, तो लो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बैजल साहब कहा कि ये कैपिटल गेन्स जैसी जो बाकी कमाई है उससे अलग है। अगर मुझे साल भर में 1 लाख रुपए कैपिटल गेन्स है और 13 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? सर 1 लाख अगर आपका कैपिटल गेन है तो उसको 1,25,000, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1,25,000 का तो वैसे ही बेनिफिट आपको मिलता है, तो उसमें कोई टैक्स भी नहीं करना आपको। अच्छा, उसमें कोई नहीं देना। 13 लाख है, उसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो पे करेंगे आप, जो आप नए आंकड़ों से अगर मान लीजिएगा कि ये जो इनकम है उतनी है 2 लाख या 3 लाख रुपए है, तब कैपिटल गेन से। हाँ, कैपिटल गेन मतलब 12,75,000 सैलरी है और उससे ऊपर 3 लाख रुपए कैपिटल गेन से। उसके स्लैब्स वेरी करते हैं अलग अलग जी, क्योंकि अगर आप वैसे तो लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5% हो गया ओवरऑल, तो आप जितना अमाउंट बता रहे हैं उस पर 12.5% लगा लीजिए, 1,25,000 की आपको सेविंग मिलती है बस। तो उसमें 1,25,000 रुपए की, मुझे लगता है ये क्लियरिटी काफी सेविंग है और बाकी 12.5% आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे जो इनकम। बैजल साहब, एक बार फिर मैं जरा दर्शकों के लिए सरल शब्दों में आपसे समझूंगा। मेरी सैलरी अगर 10 लाख रुपए साल की है तो क्या मुझे कोई टैक्स देना है? आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि 52,000 पहले आप पे कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं पे करेंगे। मेरी सैलरी अगर 13 लाख रुपए है तो क्या मुझे सिर्फ 25,000 रुपए पर टैक्स पे करना होगा? ऑलमोस्ट उतना ही है, उतना ही समझ लीजिए। ठीक है। अगर मैं 13 लाख रुपए साल के या 12 लाख रुपए साल के कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीने मेरी सैलरी है और मैं कैपिटल गेन से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो मुझे लगभग कितना टैक्स देना होगा सर? अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको तो सीधा कुछ नहीं पे करना उसके ऊपर, क्योंकि 1,25,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो उसकी किस तरह की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली जो स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपको। ठीक है, तो मतलब ये एक बड़ी राहत है। इससे इसे आप खुद किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में ये एक हिस्टोरिकल मूव है? ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल मूव है, क्योंकि सरकार जो है बहुत सालों से पिछले 4 या 5 साल से ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में जाना चाह रही है। ये सारे बेनिफिट न्यू रेजीम में दिए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब न्यू रेजीम में आएंगे। अगर आंकड़े देखे जाएं तो 70% लोग जो है पिछले साल उन्होंने नए रेजीम में फाइल किया है। ठीक है, तो ये बहुत वेलकम मूव है। सर, कुछ और आप जानना चाहेंगे? कुछ ऐसे सवाल जो किसी भी नौकरी पेशा के ज़हन में हो सकते हैं। बैजल साहब, 1 मिनट और लूंगा मैं आपके, फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है। 12,75,000 साल भर में अगर कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है? हाँ जी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के है। ठीक है। 15 लाख अगर साल भर में आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना होगा सर? 36,400 की आपकी सेविंग है, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी 15 लाख की है तो 1,09,200 पे करेंगे, 36,400 की आपकी सेविंग रहेगी। 36,000 रुपए बचा दिए वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष से आपकी। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की तो आपकी 90,700 की सेविंग है। तो टैक्स कितना बना सर? पहले कितना बनता और अब कितना बनेगा? पहले बन रहा था 2,98,700 रुपए और अब बनेगा 2,08,000 रुपए, तो आपकी ओवरऑल 90,700 की। लेकिन बैजल साहब, एक चीज और बताइए, अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की, तब आपके लिए अभी भी क्या फायदेमंद है चीज? ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करके टैक्स कम करना, या न्यू टैक्स रिजीम में ये 2 लाख रुपए टैक्स देना? सर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूँ, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूँ, एनपीएस भी सबमिट करता हूं, एटीसी भी क्लेम करता हूं, तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है अगर मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है? तो आपके लिए मेरे हिसाब से
न्यू रेजिम ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका HRA का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है तब हमें देखना पड़ेगा, बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू रेजिम ही बेहतर रहेगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐलान किया है टैक्स को लेकर, TDS को लेकर। बैजल साहब समझा सकते हैं आप सरल शब्दों में क्या है वो? TDS के सर के लिए शायद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने सिर्फ जो NSS स्कीम है उसके अंदर जो विड्रॉल करेंगे उसके अंदर एग्जेम्पशन दी है। इनके सर आपके मतलब का कुछ है उसमें? हाँ, उसमें बिल्कुल है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरेस्ट लेते हैं हम, जो अपना बचत किया है हमने उसका इंटरेस्ट लेते हैं, उस इंटरेस्ट के स्लैब को बढ़ा दिया। वो टैक्सेबल एक सर्टेन है, उसके बियॉन्ड ही 6 लाख से ऊपर होगा जब, तब वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट पे एक राहत मिली है कि जो गरीब ये बुजुर्ग लोग होते थे जो अपने बचत से अपना जीवन चलाते थे, उनके लिए जो बैंकों में रखते थे या वो जो नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखते थे, उनका जो इंटरेस्ट एक्रूअल होता था उस पे एग्जेम्पशन मिला है। तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत। ठीक है, डिडवानिया साहब भी हैं आपके साथ। डिडवानिया साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी जरा उठकर व्हाइट बोर्ड के पास ही पहुंचे। बैजल साहब खड़े रहिए, आप वहीं खड़े रहिए। डिडवानिया साहब आप भी पहुंचिए जरा व्हाइट बोर्ड पर। और डिडवानिया साहब, ये जो ITR की सीमा बढ़ा दी है, 4 साल तक आप अब इसको अपग्रेड कर सकेंगे, इसका क्या मतलब होगा सर? तो ये जो सीमा बढ़ाई है इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई गलती कर दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, तो उसको आप 4 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले वो टाइम लिमिट 3 साल थी, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो अगर किसी ने कोई भी गलती करी है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं फाइल करके। और अगर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि लास्ट ईयर भी 90 लाख लोगों ने वो सीमा बढ़ाने के बाद में अपनी ITR को रिवाइज करा था जी, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये अगर किसी से गलती हो जाती है अनजाने में तो उनको ज़्यादा टाइम मिल गया अपनी ITR को रिवाइज करने का। ठीक है, TDS को लेकर भी कुछ डिडवानिया साहब ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, वो क्या कुछ है सर, अगर आप समझा सकें सिंप्लीफाई तरीके से? सर TDS पे देखो, अगर आप मुझसे पूछें तो TDS में कोई ऐलान जरूर किए गए हैं, पर वो खाली सिंपल कंप्लायंस रिजीम को सिंप्लीफाई करने के लिए किए गए हैं। इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं आज ज़्यादा, पर अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत सारे ऐलान निर्मला सीतारमण जी ने बाकी चीज़ों में भी किए हैं, उस पर मैं ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। MSME की जो लिमिट बढ़ाई गई है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है। एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए तो सरकार ने ऐलान किए हैं। में जो ऐलान है वो सिंबॉलिक है। आई थिंक मैं इसमें जी बैजल साहब मैं आता हूं सर आप ही के पास। बैजल साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं TDS की जगह TCS पे मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, TCS के ऊपर चेंज हुआ है। जो पहले 7 लाख की लिबरलाइज स्कीम थी उसको 7 लाख को 10 लाख कर दिया है। ठीक। और आप अगर एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं तो उस पर कुछ नहीं होगा, वो बहुत बढ़िया ऐलान है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मनुष्य सर, अब आपका पहला रिएक्शन, इस बजट को मिडिल क्लास के लिए आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट काफ़ी अच्छा है। और लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक और चीज़ में रहेगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इससे हम 1 लाख करोड़ रुपए का जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा कम होगा, फोरगो करेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि क्या हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। आज की डेट में क्या है कि सिर्फ 2.2% ऑफ द एडेड पॉपुलेशन हमारे देश की टैक्स पे करती है। क्या इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा? मेरे को उसमें डाउट है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग एक जो चीज़ थी कि इस बजट में ऐसा क्या होगा जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और नई इंडस्ट्रीज आई। जी, मेरे को लगता है कि ये अभी हमें देखना बाकी होगा। जो उन्होंने अनाउंस करे हैं, कई सारे कमीशंस जैसे बनाए हैं जी, और बोला है कि रेगुलेशंस कम होंगे, तो मेरे को लगता है कि उसके कारण हो सकता है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा हो। ठीक है। और जो एक टैक्स टेरर रिजीम था, इन्होंने उसको कम करने की कोशिश करी है। ठीक है, बैजल साहब, यही सवाल जो मनोज गरोड़ा सर के जहन में है, क्या इससे टैक्स बेस बढ़ेगा? 10 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, उनमें से टैक्स सिर्फ 3 करोड़ लोग ही देते हैं, क्या वो बेस बढ़ेगा? सर ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर आप इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्लियरली होता है जैसे ही आप टैक्स रेट गिराते हैं अपने आप टैक्स फाइलिंग अपने आप बढ़ती है। तो हम आगे जरूर देखेंगे कि टैक्स फाइलिंग बहुत बढ़ेगी। नहीं, टैक्स फाइलिंग होगी या टैक्स मिलेगा भी, मतलब सरकार को कमाई भी होगी या वो 1 लाख करोड़ का जो बोझ है वो बना रहेगा? बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टैक्स पे ही कर ही नहीं रहते। अब ये एग्जेम्पशन तो मिलेगी, लेकिन जो लोग छुपे हुए थे और जो नहीं कर रहे थे वो आके बाहर टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है, एनके सर, इस बड़े फैसले के पीछे क्या वजह आपको नजर आती है कि अचानक से इतना बड़ा फैसला कि 7.5 लाख से सीधा 12 लाख?
जो 2.5 से 5 हुआ, 5 से 7.5। देखिए, काफी दिनों से, कई वर्षों से ये डिमांड चल रही थी। आपको याद होगा हर बजट पे हम लोग यही कहते थे कि भाई कम से कम इनकम टैक्स स्लैब लोअर कीजिए, लोअर ब्रैकेट इनकम वालों के लिए। ये लगातार रुका हुआ था, तो ये 12 लाख किया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 लाख होना ही चाहिए था। अगर आप इस समय देखें तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से 12 लाख कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन राहत इसलिए है कि कल के इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी कीजिए, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आप चोर न समझे करदाता को, टैक्स पेयर को आप चोर का भाव न रखें, या जो वो आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल वेलकम करें। ये एटीट्यूड जो गवर्नमेंट का है जिसमें रेगुलेशंस है, तो लगातार इकोनॉमिक सर्विस ने कहा कि डीरेगुलेट कीजिए। ठीक है, ये उसी का एक आफ्टर मैथ है। उसने कहा था गेट ऑफ देयर बैक, और ये जो मैसेज था वो सरकार ने मान लिया है और आप रेगुलेशंस कम कर रही है। इससे होगा क्या, एक बड़ा अच्छा किस्सा उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि भारत की यूरोप के से अलग एक चरित्र है कि वो अपने ग्रुप में तो काम करना, बात करना, ट्रस्ट करना करता है, लेकिन आउटसाइडर से नहीं करता। जबकि यूरोप में उल्टा है, आउटसाइडर पे भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं। भारत में ये कल्चर डेवलप करना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने पहला काम किया है कि अपने लोगों पे, अपनी प्रजा पे ट्रस्ट करना शुरू किया है। और ये जो इनकम टैक्स का आप देख रहे हैं, ये आपके इंडस्ट्रीज में भी होगा कि अगर आपने फाइल किया, अपना आईटीआर फाइल किया, तो हम मान लेंगे कि यू आर इनोसेंट, आपको गुनहगार की तरह नहीं देखा जाएगा। बैजल साहब, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसका जो मनोबल है लोगों का, उसको कम करने की कोशिश है कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम में मत जाओ? और क्या उसका एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि जो थोड़ा बहुत सेविंग आदमी करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, वो अब करने से हटेगा? अब उसे लगेगा कि यहीं जब टैक्स बच रहा है तो मैं क्यों जाऊं ओल्ड टैक्स रिजीम में? बैजल साहब, सर देखिए, ऐसा है कि ये चैप्टर 6 से की जो रिडक्शंस हैं ये सालों साल से चली आ रही हैं। चाहे पीपीएफ है, चाहे प्रोविडेंट फंड है, लोग अब उससे पैसा तो निकालेंगे नहीं और इन्वेस्टमेंट वो करना चाहेंगे अभी भी, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड के अंदर और पीपीएफ के अंदर वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। नहीं, लेकिन 12 लाख कमाने वाला एनपीएस में 50,000 रुपए क्यों जमा करेगा सर? अब सर मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, जो जिन लोगों ने अभी तक, आपने सवाल पूछा था कि क्यों इन्वेस्टमेंट से हटाएंगे, लोग अभी भी इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन हाँ उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये क्लियरली सरकार का डायरेक्शन है कि अब ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में ही जाएंगे और ओल्ड रेजीम कुछ समय बाद या तो रिडंडेंट हो जाएगा। सर, इंश्योरेंस का आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया कि इंश्योरेंस लेने वालों का जो बेस है वो घट रहा है। क्या आपको लगता है कि जब आप इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वहां लोग थोड़ा सा घटेंगे, और क्या उससे सोशल सिक्योरिटी के लिए जो सेविंग होती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो प्रभावित होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि न्यू टैक्स रिजीम जब ज़्यादा लुक्रेटिव है तो नेचुरली उससे लोग हटेंगे ही। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था कि आज उन्होंने बोला था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज विल बी रिमूव्ड, ये बोला था, तो ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, किस केसेस में होता है? बैजल साहब, बैजल साहब। हाँ जी जी, आप सुन पाए मनोज गेरोला सर का सवाल? सुन नहीं पाया जी सर, एक बार। हाँ, नहीं, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटाएंगे, तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? देखिए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, तो आज जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं उस पर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। तो सरकार ने बोला है कि सोशल वेलफेयर जो टोटल सेस है हम उसको सेम ही रखेंगे। जहाँ पे सोशल वेलफेयर, जहाँ पे हम नया सेस लाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब होगा सर? इंपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं? इसका मतलब सर कुछ नहीं है। इसका मतलब अभी जहां पे सरकार ने जो कस्टम्स ड्यूटी कम करी है ऑन रॉ मटेरियल, राइट, उन्हीं का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जहां पे भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज पहले लग रहा था उसके रिप्लेस करके नया सेस लगा दिया जाएगा। तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट सिर्फ जहां पे सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी रेट्स कम करे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट पे, चाहे आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स हो 26, चाहे आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले के जो सेल्स है उसका पार्ट हो, बाकी सोशल वेलफेयर सर्च का नेट इंपैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, रतन पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पोद्दार साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका पहला रिएक्शन बजट को लेकर। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये अभूतपूर्व बजट है। मुझे याद आ रही है कि मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने नया रिफॉर्म जो टैक्स में लाया था, उस समय लोगों ने कहा था कि इट्स अ न्यू इरा है स्टार्ट, एक नया युग स्टार्ट हो रहा है। तो लोग आज के बजट को देखकर एक इस तरह का ही
उसी तरह का ही एक अनुमान लगाएंगे कि एक नई छलांग निर्मला सीतारमण जी ने हमारे वित्त मंत्री के रूप में की है। जी। लोग मनमोहन सिंह एरा को भूल जाएंगे, ऐसा लगता है। इतनी बड़ी छूट सर, ये तो बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह एरा को भूल जाएंगे लोग आज के इस बजट भाषण के बाद। है मतलब ठीक है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैं पोद्दार साहब वो भी आपसे समझूंगा, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनके सर, किसानों के लिए, गांव के लिए, एमएसएमई के लिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस बजट को आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या कुछ खास बातें जो आपको लगी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख? जी देखिए, ये तो जो माइक्रो एडजस्टमेंट्स है जिससे आप खुश हो जाते हैं कि थोड़ी रिलीफ मिली, थोड़ा सा टैक्स लगा, नाराज हो जाते हैं। फिर फैक्ट ये है कि क्या इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ किया गया है? आप किसानों को जैसे 6 करोड़ है, 6 लाख, वो 6,000 रुपए देते हैं किसानों को साल में, इसको बढ़ाने की बात थी। इसको अगर आपने थोड़ा सा बढ़ा भी दिया तो किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, लेकिन अगर किसानों के उत्पाद का कीमत आप बढ़ाते हैं तो उससे उसकी हालत सुधरेगी। तो यहाँ पे करना ये चाहिए था कि प्रोडक्टिविटी, मतलब कि किसान की लागत कमाए और उसकी उपज का मूल्य सही मिले, इसके लिए जो व्यवस्था होनी थी वो इस बजट में नहीं नजर आ रही। हालांकि उन्होंने कहा है कि ग्रोथ इंजन है और पहला एग्रीकल्चर ही लिया था, जो 4 ग्रोथ इंजन बताए उसमें पहला एग्रीकल्चर था। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्टिविटी के लिए, हालांकि उन्होंने कहा कि हम सीड के लिए ये इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं और बिहार सेंट्रिक कई उन्होंने अनाउंसमेंट किए, मेरे ख्याल से बिहार में चुनाव भी है तो उसके लिए किए, और लगा कि ये बिहार का बजट ज्यादा है और देश का कम है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें राहत देने वाली किसानों को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। मनोज सर, नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़, बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड अर्बन चैलेंज फंड के नाम से, इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं सर, ये जो बजटरी एलोकेशन? देखो, ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये तो देखो जो वैसी चीज़ें होती हैं, रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, ये तो वो है। अच्छा। लेकिन जो भी मेरे को जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो ये था कि हमारे देश में जो रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी जिनका जिक्र था, और जो एक टैक्स टेरर या जो इंस्पेक्टर राज, अगर आप ग्राउंड लेवल में देखें तो इंस्पेक्टर राज आज की डेट में भी है। गवर्नमेंट एजेंसीज आज की डेट में भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काम करने में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी करती हैं, तो वो कैसे हटती हैं? तो आज वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म कमेटी वो बनाएंगे जी। तो जब ये कमेटी आएगी, कमेटी के रिकमेंडेशन आएंगे और वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। तो और दूसरा ये है कि अगर कोई आदमी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी भी स्टेट में, मेरे को पर्सनली मालूम है कि कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जब इन्वेस्टमेंट करने गए तो चीफ मिनिस्टर के वहाँ से ही उनके पास आ गया कि भाई ठीक है, इतनी ज़मीन हम आपको इतने दाम पे दे रहे हैं, आप हमको इतने रुपए वापस कीजिए। और ये स्टेट बीजेपी की स्टेट्स हैं, ये कोई कांग्रेस वगैरह की नहीं है। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। ये उन स्टेट्स की बात है। उन स्टेट्स में करप्शन किस लेवल का है वो इस करप्शन को किस हद तक, कब तक वो दूर करेंगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम करेंगे, इसका इफेक्ट तभी पड़ेगा। और मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मिडिल क्लास की इनकम बढ़नी चाहिए, नई फॉर्मल नौकरियां मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट से ही आएंगी। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेड नेट, इंश्योरेंस में 100% FDI, कुछ टैरिफ हटाने के ऐलान, कुछ कस्टम ड्यूटी को लेकर ऐलान, एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर ऐलान, क्या इनका कुछ असर आपको दिखता है? सिंबॉलिक है? नहीं, सिंबॉलिक नहीं। देखो, थोड़ा थोड़ा जब चीज़ें होती हैं तो असर भी थोड़ा थोड़ा होता है, और हर बजट में थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में तो इन्होंने बड़े ड्रास्टिक चेंज कर दिए, मतलब ठीक है ना, कि 7.5 लाख से 12.5 लाख। दूसरा, अगर और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने आज मेंशन करके बोला है कि ठीक है, ये वाली कमेटी बन गई, रिकमेंडेटरी कमेटी बन गई, मिशन बन गया, और ये भी जैसे नया जो बिल आएगा नेक्स्ट वीक वो आएगा, हाँ, इनकम टैक्स बिल। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे आएंगी। लेकिन तो भी मेरे को लगता है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप रिकॉग्नाइज करो, सॉल्यूशन तो उसके बाद आएगा। तो आज उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है कि ये चीजें हैं। ठीक है। एनके सर, IIT पटना में हॉस्टल, मखाना बोर्ड, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दाल उगाने में मदद, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोसी नहर योजना, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, बेहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार, मिथिलांचल में खेती करने वालों पर विशेष जोर, और बौद्ध टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश। जो आप कह रहे थे बिहार का बजट, क्या ये बातें बताने के लिए काफ़ी है?
बिहार सेंट्रिक आपने बिल्कुल कहा है, जैसे बौद्ध वाला है, बौद्ध टूरिज्म का, तो वो भी गया में है। उसी तरह अगर आप देखिए तो मखाना बोर्ड, मखाना बेगूसराय के एरिया में बिहार में होता है, जबरदस्त होता है। लेकिन वहीं पे आपको मक्का भी बिहार में सबसे ज्यादा होता है, सब्जियां बिहार में सबसे ज्यादा होती हैं। तो जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर पे परसेप्शन बनना चाहिए था, मुझे लगता है वो थ्रस्ट अभी नहीं आया है। उदाहरण के लिए दलहन पे और तिलहन पे ये आपके इंपोर्ट्स हैं, ये सारे इंपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट तिलहन नहीं हो रहा है। आप मलेशिया से खरीदते हैं पाम ऑयल। नतीजा ये होता है, इस साल भी आप ताज्जुब करेंगे कि टोटल क्रॉप एरिया तिलहन का लेके 5% कम हुआ है, जबकि 5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग तेल के लिए ऑयल सीड्स बोएं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो जो एक्सटेंशन प्लानिंग है, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर में इंपोर्ट जो चीजें कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, वो आपने थ्रस्ट नहीं दिया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये दिक्कत है। एमएसएमई के लिए जो बेसिक आपको देना था वो कहीं पूरे में नजर नहीं आया कि एमएसएमई के लिए आपका टोटल पॉलिसी चेंज क्या हो रहा है। इनके सर योगेंद्र यादव जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, संयोजक स्वराज इंडिया। योगेंद्र सर, 90% 10% वालों के लिए ये बजट है या 90% वालों के लिए भी आपको इस बजट में कुछ नजर आया? शुक्रिया याद रखने के लिए। मैं समझता हूँ 90% की बात हम शुरुआत करें किसानों से, जो कि एनके सिंह जी बात कर रहे थे। याद रखिए कि आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले एक संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है, जो कि संसद की समिति है, दोनों सदनों की समिति है, जिसमें एनडीए के लोग भी शामिल हैं, उनकी मेजॉरिटी है। उस समिति ने किसानों के लिए 4 रिकमेंडेशन किए थे और वो चारों आज की बजट स्पीच से गायब है। पहला रिकमेंडेशन था कि किसानों को एमएसपी लीगल गारंटी के रूप में दिलवाई जाए। लीगल गारंटी तो छोड़ दीजिए, आज की स्पीच से स्पष्ट है कि सरकार कह रही है कि भाई 3 दालों में तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, बाकी का भगवान मालिक है। और वो 3 दाल सरकार ने कही है, तूर, उड़द और मसूर, जिसमें सरकार ने कहा है कि हम पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे। याद रखिए, ये प्रोक्योरमेंट किसान की सहूलियत के लिए नहीं किया जा रहा, इन 3 दालों में इसलिए किया जा रहा है कि उपभोक्ता की सहूलियत के लिए, क्योंकि देश को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जो बात अभी एनके सिंह साहब कह रहे थे। तो पहली ये योजना जिसके बारे में कोई एमएसपी की गारंटी से सरकार एकदम कन्नी काट गई है। दूसरा, लोन वेवर की बात थी। लोन वेवर की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे आप और ज्यादा लोन ले सकते हैं। जो किसान पहले ही लोन से पीड़ित है, इस देश का औसत किसान पे आज की तारीख में 90,000 रुपया लोन है, उसको आप और ज्यादा लोन दे रहे हैं। तीसरी सिफारिश थी कि किसान सम्मान निधि को प्राइस से इंडेक्स कर दिया जाए, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह होती है। यानी कि जो 6,000 रुपए पहले थी, आज के हिसाब से कम 9-10 हजार रुपए होनी चाहिए थी। सरकार ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है, मतलब कि वो 6,000 रुपए, जिसकी आज कीमत सिर्फ 3,000 रुपए बची है, वो रहेगा। और चौथी रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को पूरी तरह से बदला जाए, वो नहीं किया गया है। 2 नई योजनाओं की घोषणा की गई, एक है पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो मैंने उत्साहित हुआ, मुख्य कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम इसके बारे में अपेंडिक्स ए में डिटेल देखेंगे। तो एकदम जब आपका प्रोग्राम जारी था, मैंने वो अपेंडिक्स ए डाउनलोड कर ली, देखा कि भैया इसमें क्या योजनाएं बताई गई हैं। तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। नया मतलब आप छोड़ दीजिए, उसमें केवल 4 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। और वो 4 पंक्तियां वही बातें कहती हैं जो कि सरकार पहले से बोलती आ रही है। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जिससे पता लगता है कि बजट में क्या स्थिति है जी। क्योंकि नॉर्मली उम्मीद ये रहती है कि जब वित्त मंत्री कहते हैं कि एनेक्स्चर 1 में मैं इसकी डिटेल दे रही हूं, तो मैंने सोचा इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक योजनाएं होंगी, उनके लिए बजटरी एलोकेशन होगा। जी नहीं, केवल 4 बिंदु हैं, जिसमें अच्छी अंग्रेजी है: कैटलाइजिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, एक्सेलरेटिंग क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, नर्चरिंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लैंडलेस फैमिलीज। ये 4 बात तो अपने भाषण में ही बोल सकती थी, इसमें क्या नई बात है? कुछ भी डिटेल नहीं है। जो एक चीज मुझे उत्साहित करती है वो है पोषण 2.0 की स्कीम जो सरकार ने घोषित की है। यानी कि जो अब तक मिड डे मील स्कीम थी और इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी में जो पैसा जो खाने को मिलता था, उसमें विस्तार किया जाएगा। ये अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
हालांकि मैंने उम्मीद की थी कि मिड डे मील स्कीम का भी विस्तार किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ है। ठीक है, एक सवाल सर राजनीतिक भी, लगभग 9-10 पॉइंट्स ऐसे हैं वित्त मंत्री के भाषण में जो सिर्फ बिहार से जुड़े हैं। कोई खास वजह इसकी आपको नजर आती है क्या? ये कि ये बहुमत नहीं है सरकार के पास, गठबंधन की सरकार है और उसका पहला पूर्ण बजट है, क्या उसका रिफ्लेक्शन है, या बिहार में चुनाव है ये एक बड़ी वजह है? असली सवाल ये नहीं है कि बिहार का नाम क्यों लिया गया, वो तो हर बच्चा भी बता देगा। बिहार में चुनाव आ रहा है, बजट स्पीच देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस राज्य में चुनाव हो रहा है। असली सवाल ये है कि जो उन्होंने घोषणा की है उसके पीछे कोई पैसा भी है कि नहीं है। निर्मला सीतारमण जी के आने के बाद से बजट स्पीच में बहुत बड़ा बदलाव आया। इससे पहले बजट स्पीच आमतौर पे एक रूटीन बोरिंग सी स्पीच होती थी जिसमें बताया जाता था, जो कि बजट स्पीच का पर्पस होता है। बजट स्पीच को, जैसा आपने देखा होगा, टेक्निकल नाम होता है इसका स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले वित्त मंत्री बताया करते थे कि हमें क्या मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीचेस से इस चीज को गायब कर दिया है। अब आपको सुंदर सुंदर जुमले मिलते हैं, अच्छी अच्छी घोषणाएं मिलती हैं, पैसा की कोई घोषणा नहीं होती उसके साथ में। तो बिहार के बारे में असली सवाल ये है कि तालियां तो पिट गई, 4-7 बार डायलॉग भी मिल गया, लेकिन क्या उसके साथ बिहार को कुछ पैसा भी मिला? इसका जवाब आपको 1-2 घंटे में मिलेगा, तब आप देखिएगा क्या हुआ। ठीक है, एक सवाल सर उस 10% आबादी से भी जुड़ा, मिडिल क्लास को लेकर बड़ा ऐलान किया है, 7.5 लाख से सीधा 12 लाख, लंबे वक्त के बाद ऐसा ऐलान किया किसी वित्त मंत्री ने। आपको लगता है मिडिल क्लास के लिए भी ये वक्त की जरूरत था, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए होना चाहिए था? नौकरी पेशा वालों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। मैंने हाल ही में 3 दिन पहले एक लेख लिखा है ये कहते हुए कि नौकरी पेशा में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो कि सरकार के और प्राइवेट सेक्टर के प्रॉपर एम्प्लॉइज होते हैं। प्रॉपर मतलब जिनको पीएफ मिलता है, पेंशन मिलती है, जिनके लिए सब चीजें घोषणा की गई है, जिनकी कुल संख्या मिला के देश में 1.5 या 2 करोड़ है। याद रखिए, देश में 60 करोड़ कमाऊ लोग हैं, जिनमें से 1.5 से 2 करोड़ ये लोग हैं। अब आप देख लीजिए कितने प्रतिशत है। लेकिन साथ ही में सरकार के सौतेले कर्मचारी भी, वो जो कि काम सरकार के लिए करते हैं लेकिन जिन्हें प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती, जिसमें आपके आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील स्कीम वर्कर हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। इनकी संख्या 1.5-2 करोड़ है। जितने आपके रेगुलर एम्प्लॉय हैं उतने ही ये लोग हैं। इनके लिए क्या घोषणा हुई? क्योंकि वास्तव में जरूरत इन्हें है। ये जो इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ा देना, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। 4-5 साल बाद रोकने के बाद बढ़ाई है। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस कैटेगरी में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए सरकार ने कुछ भी घोषणा नहीं की है। अगर मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि ये जो आशा वर्कर है, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर है, इसको कितना पैसा मिलता है, आप विश्वास करेंगे? जी, आशा वर्कर को सरकार 2000 रुपए प्रति माह देती है एक ऑनरेरियम के रूप में। बाकी तमाम इंसेंटिव मिला के उसको 8-9 हजार रुपए मिलता है, जबकि वही काम करने वाले प्रॉपर सरकारी कर्मचारी को 50-60 हजार रुपए मिलता है। जो मिड डे मील स्कीम का कुक है उसको भारत सरकार 1 महीने में 1000 रुपया देती है। मैंने उम्मीद की थी कि ये कुछ बदलेंगे, अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई घोषणा मुझे सुनाई नहीं थी। जी सर, तो आपका अनुभव क्या है इस पूरे भाषण को सुनने के बाद? क्या वित्त मंत्री का ये बजट भाषण अगले वित्तीय वर्ष में रोजगार पैदा करेगा इस देश में? रोजगार लायक तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं हैं, जो एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए जो किया जाना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाने के लिए किया जाना चाहिए। इंश्योरेंस में एफडीआई की घोषणा तो हो गई, जिससे बहुत बड़े लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन साधारण लोगों का रोजगार बढ़ाने के लिए क्या चीज की गई है? सरकार ने बार बार कहा था प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव देगी। ये 4 साल से चल रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं है, इंसेंटिव मिलता रहा है। क्या सरकार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव नहीं दे सकती थी, जिसको कई अर्थशास्त्री रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जितने लोगों को रोजगार देंगे उसके हिसाब से हम आपको टैक्स में इंसेंटिव देंगे? वो सरकार नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि रोजगार के बारे में बहुत कुछ हुआ है इस बजट में। लेकिन सर, कुछ लोग हो सकता है जो इस वक्त सुन रहे हो वो कहें कि योगेंद्र जी तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। इस पूरे बजट भाषण में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, वो क्या है सर? मैंने बताया ना, पोषण की स्कीम जो आई है इसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार ने जो कहा है कि इसमें
रेगुलेटरी रिफॉर्म कमीशन की बात की है। रेगुलेटरी रिफॉर्म होने चाहिए, कई देश इससे रुके हुए हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है उसको देखना होगा। और फिलहाल जो एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल एक्सपेंडिचर का फिगर है वो पिछले साल से ज्यादा है। अगर ऐसा है, दिक्कत यह है कि भाषण से आजकल फिगर गायब हो गए हैं, तो जब फिगर देखते हैं तभी पता लगता है। तो मुझे घंटा 2 घंटा दीजिए देखने के लिए कि मैं किस किस चीज के बारे में उत्साहित हूं। चूंकि बजट स्पीच के शब्दों से उत्साहित नहीं होना चाहिए। बजट का मतलब है आंकड़े, बजट का मतलब है मैं अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करूंगा या करूंगी। वो जब आंकड़े मिलेंगे तब हम कह सकते हैं किसके बारे में उत्साहित हैं, किसके बारे में नहीं। ठीक है, एक और सवाल सर, योगेंद्र सर, बस एक सवाल मैं पूछ लूं सर, और वो भी उसका एक राजनीतिक पहलू हो सकता है। 50 धार्मिक पर्यटन जो केंद्र हैं उन पर वित्त मंत्री के इस बजट भाषण में जोर दिया गया है। 50 धार्मिक पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। आपको लगता है कि ये एक नई इकोनॉमी है जिसको रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर लगातार जिस पर चर्चा हो रही है, ये एक अच्छा मूव है? मैं ऐसे तमाम मूव्स को अच्छा मानता हूं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो। मैंने पर्यटन सुना था, धार्मिक पर्यटन नहीं, लेकिन अगर धार्मिक पर्यटन भी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है। इस देश के करोड़ों लोग जाते हैं। जो स्थिति परसों प्रयागराज में हुई उसका तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति से लोगों को बचाया जा सके और जो करोड़ों लोग किसी ना किसी धार्मिक कारण से, किसी ना किसी सांस्कृतिक कारण से टूरिज्म करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई स्कीम्स बने, इसका स्वागत होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि घोषणा में आंकड़े भी हो, यानी कि घोषणा बड़ी होती है, पैसा कम होता है, ऐसा ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है सर, बहुत पहले यूपीए के वक्त में बजट था जिसमें पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, बहुत चर्चा हुई थी, आलोचना भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनके सर, आपको सवाल पूछना है? इसमें कुछ नहीं, योगेंद्र जी जो बात कह रहे उसी को आगे बढ़ाते हुए पोषण पे इसलिए दिया है कि पिछले 10 वर्षों में कुपोषण की स्थिति बहुत खराब हुई है। 89% बच्चों को इस देश में मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलता है, और बहुत हम लोग सिएरा लियोन टाइप के देशों के बराबर हो गए हैं। इसलिए कुपोषण एक ड्रास्टिक वो था, प्रॉब्लम थी, जिसके लिए पोषण में कुछ पैसा दिया है। अब वो कितना वहां जाता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या हमारे बच्चे वाकई स्टंटिंग, वेस्टिंग या लो वेट एट बर्थ क्या इससे बच पाते हैं, ये भारत की एक बड़ी जरूरत थी। अगर इसको इंप्लीमेंट कर ले जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। बिल्कुल, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जिस तरह से बात की गई थी बजट से ठीक पहले कि ज्ञान जो है वो होगा, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, ए से यानी कि किसान, और एन से नारी शक्ति। और जो एक मास्टर स्ट्रोक अभी तक बताया जा रहा है वो मिडिल क्लास को जो एक राहत की उम्मीद अनुराग नहीं की थी। 7 से 10 तो मान रहे थे, लेकिन 12 लाख शायद उम्मीद नहीं की थी। इसी पर हम और उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नितिन बैजल हमारे साथ सीनियर पार्टनर डेलॉयट इंडिया के जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गुलजार डिडवानिया साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, थोड़ा इजी वे में, वैसे तो इजी साफ साफ यहां पर दिख रहा है, लेकिन इतना ही इजी है जितना दिख रहा है कि सीधा 12 लाख, या और किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे? जी बैजल साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी बोलिए। सुन सकते हैं? जी बोलिए। अगर आप ये व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो ये 24-25 और 25-26 के मैंने बना दिया है। अगर आप 5 लाख रुपए की इनकम देखेंगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ हिडन इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सरकार ने बिल्कुल क्लियरली निकाला है। 10 लाख की इनकम पे आप पहले जहां पे 52,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब आप 25-26 से। बैजल साहब, एक सेकंड रुकिएगा जरा, हम आपका जो फ्रेम है उसको फुल फ्रेम करा देते हैं ताकि जो दर्शक है वो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। जी बैजल साहब, आप समझाइए। तो अब आप देखिए, 5 लाख पे 24-25 के अंदर कोई टैक्स नहीं पे करना था, 25-26 में भी कोई टैक्स नहीं, तो वो सेम रहता है। 10 लाख की इनकम पे पहले आप 52,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, वो अब 25-26 में निल हो जाएगा। इसका मतलब आपकी 52,000 रुपए की सेविंग है। 15 लाख के ऊपर आपका 1,45,600 रुपए टैक्स जाता था, वो अब रिड्यूस होकर 1,09,200 हो जाएगा, तो आपकी 36,400 की सेविंग है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे बेनिफिट आपका और बढ़ता जा रहा है। 20 लाख पे ऑलमोस्ट 3 लाख की सेविंग है, और आपका अब 3 लाख का टैक्स पे करना था आपको पहले, अब आप 2,08,000 तक का करेंगे तो आपका ओवरऑल 93,600 की सेविंग है। 25 लाख पे जहाँ पे 4,60,000 तक टैक्स पे कर रहे थे, वो
रिड्यूस होकर 3,43,200 हो गया। तो ओवर आपकी सेविंग है 1,14,000। वो वित्त मंत्री ने क्लियरली बताया था कि 25 लाख से ऊपर 1,14,000 की रहेगी सेविंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसके अंदर भी, जैसे हमने पुराने सालों में भी जब आंकड़े लगाए थे और इसका एनालिसिस किया था, तो ये देखा था एक ब्रेक इवन पॉइंट कोई होगा जहाँ पे ओल्ड रेजिम में आदमी जा सकता है, न्यू रेजिम में रहेगा। तो वो एक एनालिसिस करना पड़ेगा हर इंसान को, क्योंकि डिडक्शंस तो वही हैं, चैप्टर 6 से 80D, NPS और HRA। अगर आपके ये अमाउंट्स अभी भी इंक्रीज हैं और हाई लेवल पे आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है ओल्ड रेजिम में भी बेनिफिशियल हो। लेकिन अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखे जाएं, 70% लोग जो हैं वो लोग जो हैं अब नई रेजिम में। लेकिन बैजल साहब, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि अगर किसी की सैलरी 15 लाख से ज्यादा है या 20 लाख है उसके, और वो सारी सेविंग करता है, वो NPS, ATC, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट, जो भी सारे बेनिफिट हैं वो सारे अवेल करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या फायदे की चीज है? अब अभी भी नए दौर में नया टैक्स रिजीम या अभी भी पुराना टैक्स रिजीम? वो सर, ये ऐसे मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसके अंदर आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे। अगर आपका HRA, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आपको ATC में मिलेगा, 75,000 अगर आप पूरा बेनिफिट लेते हैं 80D का तो आपको वो मिलेगा, NPS में आपको 50,000 मिलेगा, और अगर आपका HRA का अमाउंट 7 या 8 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है तो हो सकता है ओल्ड रेजिम में भी बेनिफिशियल हो। तो वो टोटल नंबर पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप यहाँ देखते, एक चीज तो बहुत क्लियर है। नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं बैजल साहब कि अगर 12,75,000 हम यहाँ पर देखें तो वो आप ATC की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर होम लोन की बात कर रहे हैं जो ओल्ड रेजिम वाला है, मतलब वो तब भी कुल मिला के वो 12,75 वहां पर नहीं होता है। तो ये एक अच्छा पिकअप, एक अच्छा मूव करने का, ओल्ड से न्यू में लाने का एक तरीका है। ये एब्सोल्युटली वही तरीका है। ये तो बहुत क्लियर है, पिछले 3 या 4 साल के बजट से बहुत क्लियर हो रहा है कि सरकार जो है न्यू रेजिम की तरफ ही मूव करना चाह रही है। अब ओल्ड रेजिम को ये रिडंडेंट करेंगे या सनसेट क्लॉज लाएंगे, वो देखा जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दोनों मेहमान, हम आप दोनों का रुख करेंगे। हमारे साथ अजय दुआ साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं, आप पूर्व वाणिज्य सचिव हैं। दुआ साहब, हमने बजट भाषण से पहले आपसे बात की थी, आपने कुछ उम्मीदें जताई थी, क्या उन उम्मीदों का रिफ्लेक्शन आपको दिखा वित्त मंत्री के भाषण में? अवश्य दिखा जी, मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। मैं कई दिनों से कहता रहा हूँ लिखने के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें देश की विकास की गति बढ़ाने की, GDP बढ़ाने की। उसके लिए जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा वो नहीं आगे देश की ऊपर हम अपने 5-6% पे ही टिके रहेंगे। हमें ज़्यादा करना है तो उनको पैसा लगाना चाहिए। कई सालों से वो कैपिटल फॉर्मेशन जिसे कहते हैं वो पहले से कम करते आ रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। उनके पास क्षमता है। आज वो उनका क्या कारण था? हाँ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम वर्ल्ड ट्रेड कम हो गया, कुछ नहीं कर सकते, पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में तो हमारी मदद करिए। हमने कैपेसिटी जो बनाया हुआ है तो वही वित्त मंत्री महोदया ने आज उनको मिडिल क्लास को जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखती है कंजम्पशन की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम अर्थविज्ञान में कहते हैं, उनकी बहुत हाई होती है। 100 में से 90% या 95% वो खपत में अपना लगा देते हैं डेली रिक्वायरमेंट या ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर। अमीर लोग भी इतनी लगाते, गरीब लोगों की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम खपत देश में बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री महोदया ने आज बहुत अच्छे कदम लिए हैं, और वो कोई ज़्यादा देश की इकोनॉमी को, उनके देश की रेवेन्यू को असर नहीं कर रहे। 1 लाख करोड़ उन्होंने अपने आप बताया कि उतना ही ये कंसेशन का जो उन्होंने दिए हैं उसका फर्क। बट मैं ये बताना चाहूँगा, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर, ये अगर उन्होंने 1 लाख करोड़ अर्बन डेवलपमेंट फंड के लिए और दिया है तो उसके ऊपर जो एक्चुअल बोरोइंग होगा या किसी अपने इसका स्किल डेवलपमेंट या दूसरे फंड्स के लिए जो पैसे दिए हैं, उन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट होने के बाद कहीं 10 लाख का इकोनॉमी में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा, कहीं 30 लाख करोड़ का बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें करने के बाद मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर ये एकदम इफेक्ट नहीं आता, थोड़ा क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वैसे ही बजट अप्रैल से लागू होगा।
ठीक है। उसका देश के ऊपर पक्का इकोनॉमी के ऊपर फर्क होगा। निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा। और मनोज सर, जिस परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर परफॉर्म की बात हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी और साथ ही साथ परफॉर्म की बात हो रही थी, तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये अपने संबोधन में बात कही थी, आपको दिखाई दे रहा है वो इसमें? आज ये देखिएगा कि मिडिल क्लास के लिए तो आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और हमारे देश का 50% तक जो कंजम्पशन है वो मिडिल क्लास ही करती है। अगर हम देखें, अगर जो हालत है उसे देखें, तो मिडिल क्लास जो चीज़ें कंज्यूम करती है, चाहे वो लो एंड हाउसेज, लो एंड मतलब कि 1 करोड़ से नीचे के घर हों, चाहे वो 10 लाख से नीचे की कार हो, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, तो वो सारे के सारे कंजम्पशन कम हुए हैं। बल्कि 2 व्हीलर का कंजम्पशन तो ये था कि कोविड से पहले जितने स्कूटर बिकते थे उससे ज़्यादा कम आज की डेट में बिकते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मिडिल क्लास के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो नहीं थी। आज जब डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जब ये इंडियन इकोनॉमी में जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इंडियन इकोनॉमी की साइकिल जो बीच में एक तरीके से जो स्लो डाउन हुआ था, उसका मतलब यही था, उसके पीछे बेसिक कारण यही था कि जो मिडिल क्लास है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी। तो जो इकोनॉमी की साइकिल टूटी थी, वो साइकिल मेरे को लगता है कि इससे थोड़ी दोबारा चलेगी। दूसरी चीज़ है कि क्या इससे हमारा टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ेगा। आज की डेट में भी सिर्फ 2.2% ऑफ एडल्ट इनकम हमारे देश में टैक्स पे करती है। अगर हम इसको डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहाँ 50% अबव होती है, 70%, 80%, 50% से ऊपर है। तो हमारा ये बेस हमारा कैसे बढ़े? तो मेरे को लगता है कि जो ओवरऑल टैक्स का जो मतलब कि जो हाईएस्ट लेवल का टैक्स है जो कि 30% है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसे हम कम करते तो टैक्स का बेस हमारा बढ़ता? तो अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है नौकरी की। मिडिल क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तब लेकर आएंगे जब फॉर्मल सेक्टर में नौकरी होंगी। फॉर्मल सेक्टर में नौकरी होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो वित्त मंत्री जी ने आज जैसे घोषणा करी है कि वो एक न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी वो जो कमेटी है वो एग्जिस्टिंग जो रेगुलेशंस है, कानून है, वो कानून को देखेगी और उसको बड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगी ताकि जो भी अपनी कंपनी बनाना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसमें उसको आसानी हो। आज की डेट में क्या है कि कंपनी बनाना मुश्किल है, फिर उसको बंद करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। 2 कंपनियों को मर्ज करना है तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया और जीएसटी नंबर अगर बाद में आपको अगर काम नहीं आया, जीएसटी नंबर अगर आपने हटाया अपना, तो आप देखिएगा कि इंस्पेक्टर आपके ऑफिस वो है आएगा। तो ये जो इंस्पेक्टर राज वगैरह है, तो अगर इसको हम कम कर सकें, अगर इस बजट में जो कमेटी बनी है, कमेटी का जो वर्डिक्ट डिसीजन होगा, जो भी उनके रिकमेंडेशंस होंगे, वो 1 साल के अंदर आएंगे, तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि उसके आने के बाद थोड़ा ठीक होगा। इनके सर पिछले बजट में जो 4 फोकस्ड पॉइंट थे वित्त मंत्री के, उसमें रोजगार, स्किल, एमएसएमई और मिडिल क्लास था। इस बार के बजट भाषण में आपको कुछ लगता है कि ये 2-3 फोकस्ड एरिया हैं जहां पर वित्त मंत्री ने ज्यादा जोर दिया है? नहीं, देखिए, मिडिल क्लास एक बड़ा मिसनॉमर है। मिडिल क्लास अनफॉर्चुनेटली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और खास करके वो जो गवर्नमेंट पे है या जो टैक्स देता है, हम गलती से उसको मान लेते हैं मिडिल क्लास है। वो योगेंद्र जी ने सही कहा है कि इस देश में कितने लोग हैं जो कि ये 12 लाख से खुश होंगे कि 12 लाख हो गया, ताली बजा रहे हैं। किसकी आमदनी 1 लाख पर मंथ है? इसलिए मिडिल क्लास हम लोग उनको कह के गरीबों का मजाक बनाते हैं। ये मिडिल क्लास नहीं है, ये सैलरीड क्लास है एंड फेयरली ऑप्युलेंट सैलरीड क्लास है जिसकी तनख्वाहें अच्छी हैं। इससे जुड़ा एक राजनीतिक सवाल, मनोज सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, दिल्ली में वोट डाले जाने हैं 4 दिन बाद। दिल्ली में क्या ये मिडिल क्लास वो नहीं है जो इस ऐलान से प्रभावित होगा? क्योंकि ये छिटक भी गया था। बिल्कुल, बड़ा अच्छा इंटरजेक्शन है, बड़ा अच्छा लगा, इंटेलिजेंट एक क्वेश्चन है। दिल्ली को लेके अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार को लेके अगर आप ये कहेंगे तो गलत है। ठीक है, क्योंकि बिहार में पर कैपिटा, क्योंकि वोट दिल्ली में पड़ने, हाँ, लेकिन 6 महीने बाद बिहार में पड़ने हैं। बिहार के लिए वो 8 पॉइंट हैं अलग से, मखाना बोर्ड, हॉस्टल, आईआईटी। नहीं, बोर्ड तो है, लेकिन बिहार की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 1/3 है बिल्कुल इस समय, तो बिहार को ये अप्लाई नहीं करता। इसलिए मिडिल क्लास जब हम कहते हैं, ये छोटा सा सैलरीड क्लास है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इस देश में 1.6 करोड़ है सिर्फ।
बाकी ये दुनिया बहुत बड़ी है, 140 करोड़ की है, इसलिए उनको हमें देखना पड़ेगा क्या उनकी बहबूदी के लिए कुछ फंडामेंटल्स बदले हैं। हाँ, अगर ये नीयत सही है, सरकार इसको मेहनत करे। जैसे आप देखिए गुड गवर्नेंस, उन्होंने कहा था मोर गवर्नेंस, क्या मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस। लेकिन आज जब ये चीख के इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि भाई गवर्नेंस तुमने कम कर दिया और गवर्नमेंट ज्यादा कर दिया, तो आज सरकार को बदलना पड़ रहा है। तो ये अच्छा हो सकता है कि ये लिबरलाइजेशन का जो मनमोहन सिंह के टाइम का फेज था, एक उसी तरह का नया रेजिम शुरू हो। मैं आसान्वित हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार की टेंडेंसी होती है कि वो इंस्पेक्टर राज धीरे धीरे हावी हो ही जाता है। ठीक है सर, लेकिन ये जो टैक्स रिजीम है, इसमें ऐलान मिडिल क्लास, दिल्ली चुनाव पर मनोज सर आपको लगता है इसका कुछ असर होगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में तो 12 लाख रुपए कमाने वाले काफ़ी लोग हैं। जैसे कि मैंने एक डेटा देखा था कि दिल्ली में जो मिडिल क्लास है वो 40% के करीब है। तो और लेकिन मिडिल क्लास की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है। मिडिल क्लास में जनरली हम ये कह सकते हैं कि जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये 60,000 रुपये है, वहाँ से लेके जिसकी इनकम 3 लाख रुपये महीना तक है, तो उसको हम मेरे ख्याल से एक मोटे तौर पे मिडिल क्लास मान सकते हैं, क्योंकि वो क्लास है जिसके पास थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो मेरे ख्याल से तो इसका इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव में होना चाहिए। अच्छा सर, एटॉमिक एनर्जी पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वापस हमने यहाँ पर देखा कि अब इस पर प्राइवेटाइजेशन हो, उसको अलाउ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हम इससे अगर आगे देखें तो वो FDI जो थोड़ा रुक गया था वो वापस आएगा? देखिए, एटॉमिक एनर्जी मेरे ख्याल से तो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है और देश को इसके ऊपर पहले ही फोकस करना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो अमेरिका के साथ डील हुई थी, मेरे को लगता है कि उसी समय हमें उसे फोकस करके आगे लेके जाना चाहिए था। और एटॉमिक एनर्जी, अगर हम फ्रांस जैसे देश देखते हैं, वहाँ पे जो 70-80% तक उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी होती है। और हमारे यहाँ पता नहीं जितना फोकस होना चाहिए था उतना फोकस इसमें हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि वो टाइम है कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आज इसके लिए एक मिशन बना के 20,000 करोड़ रुपीस जो एलोकेट करे हैं, और उससे अगर मान लीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो मेरे को लगता है कि अच्छा खासा हम लोग 1 लाख करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट तो कम से कम उसमें देख ही सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन मेरे ख्याल से फिर से हम करेक्ट कर दें, 100 गीगावाट का उन्होंने प्रोजेक्ट ये रखा है। जाहिर है 10 साल में होगा। 100 गीगावाट का मतलब हुआ कि 1 लाख मेगावाट, 1 गीगावाट 1000 मेगावाट का होता है। तो इसलिए 1 लाख मेगावाट पे इस समय जो कॉस्ट आती है 15 लाख रुपया आती है 1 मेगावाट जनरेशन न्यूक्लियर का करने में। तो क्या हम 15 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट किस पॉलिसी के तहत करेंगे, कब होगा और कैसे होगा, यह नहीं मालूम है। फिर भारत की दूसरी समस्या जो चीन की भी है कि आपके पास फॉसिल फ्यूल है, आपके पास कोल का रिजर्व 80 साल का अभी भी पड़ा हुआ है। क्या हम उनको एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ देंगे? चाइना नहीं छोड़ रहा है, ट्रंप नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप ने फॉसिल फ्यूल को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश की। हमने जो आंकड़े देखे उसमें नॉन फ्यूसल जो फ्यूल है उस पे हम तेजी से बढ़े हैं। हमने सोलर एनर्जी देखा, उसका प्रोडक्शन अब बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कोल एनर्जी को दबा के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास, भी छोड़िए अमेरिका इस समय ट्रंप पूरी की पूरी फॉसिल फ्यूल पे चले गए। तो आप देख रहे हैं कि अगर कार्बन फ्यूल पे वो जा रहे हैं तो हमारी मजबूरी है। चीन ने भी यही किया है। तो हकीकत यह है कि आप, बल्कि चीन ने तो सबसे बड़ा अचीवमेंट कल अभी पता लगा कि फ्यूजन रिएक्शन से वो जनरेट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक फ्यूजन से होता रहा है, ये फ्यूजन रिएक्शन से उसने किया है। तो मुझे लगता है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम भी इस तरफ जाएं। हाँ, ये एक अच्छा प्रयास है। अभी इस समय 2.5% हमारे टोटल एनर्जी बास्केट का न्यूक्लियर से आता है। क्या हम इसको 4% 5% तक ला सकते हैं? अगर ये भी कर ले तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा सर, आप ट्रंप की बात यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरह से अगर वो टैरिफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है, हम तो टैरिफ लगाएंगे, तो सर उससे क्या, क्योंकि आप ये देखिए कि उससे जाहिर तौर पर सप्लाई बॉटलनेक होगा। सप्लाई बॉटलनेक होगा तो इन्फ्लेशन उससे तेज होगा, उससे डिमांड पर, तो वो आप कैसे वहां पर देख रहे हैं? वो भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो वो कह रहे हैं ना, धमकी तो हो सकती है, वो यूरोप को भी दे रहे हैं,
डिफरेंट ग्राउंड्स पे दे रहे हैं, चाइना को भी दे रहे हैं, इंडिया को भी दे रहे हैं, सब पे टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका खुद कैसे चलेगा? पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं, हमें एक बात तो बहुत साफ है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब आप देखिए चीन का अगर आप ईवी पे जाना चाहते हैं, अगर आप सर माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह का रिएक्शन आ गया है बजट पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा दिखाते हैं। आते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिए। तो राजनाथ सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए। लेकिन साथ ही साथ मैं सर एक बात आपसे और यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ कि वो जो हम विकसित भारत के यहाँ पर बात कर रहे हैं 2047 तक, आपको लग रहा है कि वो यहाँ पर हम अब इसके जरिए वो पूरा करते नजर आएंगे? क्योंकि सर खुद इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया था और अब जो हमने आज बजट देखा कि उसमें खुद कि अगर आप 8% से कम, उससे भी प्लस, बल्कि सर 2 दशक तक आपको 6.4 और अगर क्यूमुलेटिव लेंगी तो ये 4 और 4.4 हो रहा है। जी जी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आपने कहा तो है कि 2047 तक, मतलब 100 साल जब भारत का होगा आजादी का, तो हम विकसित भारत होंगे। लेकिन 8% कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ लेना, मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेजेक्टरी, और यही बात इकोनॉमिक सर्वे ने कही भी है कि भाई ये पॉसिबल लगता नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मनोज सर, ये जो 6.4 है इस बार का, जो अगली बार अधिकतम 6.8 होगा, इसका मतलब तो ये कि 47 तक 8 के मोमेंटम को बरकरार रखना है तो कभी 10 भी करना होगा, कभी 12 भी करना होगा। देखिए ऐसा होता है कि पिछली बारी जो हमारी वो थी जीडीपी थी, वो थी 8.2%। तो क्या होता है कि 8.2% थी, बेस बढ़ गया, फिर थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो वो हो गई 6.4%। तो आने वाले टाइम पे अगर हम 8% 2047 तक बोलें या अगले 10 साल तक कहें, तो जैसे जैसे बेस बढ़ता रहता है वो परसेंटेज 8% करना उस समय उतना ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम होगा। अभी इसका मतलब है, तो अभी क्या मतलब है कि 6.4 अगर इस साल है तो नेक्स्ट ईयर आपका 10% अगर होगा तब ये बैलेंस आउट होकर 8% होगा, और जो कि एक चीज़ फिजिबल ही नहीं है। और मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी तो वो कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे, तो मेरे ख्याल से एक तरीके का टारगेट था जो उन्होंने रखा था, अपने आप के लिए रखा था कि हमें ये करना चाहिए। प्रैक्टिकली ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। सर एक चीज़ और, जैसे इस बजट में मिडिल क्लास को लेकर एक के बाद एक बड़े ऐलान किए हैं, क्या कुछ फ्रीबीज जैसा आपको नजर आया कि नहीं? मेरे को तो देखो अनुराग, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है इस वाले बजट के बाद। एक तरफ से तो हम फ्रीबी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो 2,100 रुपये हर महिला को देंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ की बात करता हूँ, तो उसी का अगर 40 लाख को दिया तो 10,000 करोड़ का खर्चा उसमें आएगा। कर्नाटका में अलग से है, मध्य महाराष्ट्र में उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जैसे कि कर्नाटका में है कि उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन फ्री बीस में 40,000 करोड़ का खर्चा ऑलरेडी हो चुका, तो इसलिए जो डेवलपमेंट का जो फंड है, वो डेवलपमेंट का फंड अब उनके जो एमएलएस है उसको वो लोग नहीं देंगे। तो अगर ये सारी फ्री बीस करी और ऊपर से 1 लाख करोड़ यहाँ कम हो गया, तो तभी मैंने कहा कि अगर हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ता है, 1 लाख करोड़ रुपए ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का
कम होगा और फ्री बीस की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन अभी बिहार में भी आएगा जी, दिल्ली में इलेक्शन है, बिहार में है इलेक्शन है। तो अगर ये प्रोडक्टिव काम में खर्च नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले टाइम पे समस्या होगी, क्योंकि आज 2100 रुपये है, कल ये 3000 होगा। आप देखें ना कि 2100 तो आम आदमी पार्टी ने दिया है, बीजेपी और कांग्रेस ने 2500 रुपये कहा है। सर एनके सर, मैं इसी पर आपसे चाहूंगी जवाब, क्योंकि जो फ्रीबीज की बात यहाँ पर अनुराग भी कर रहे थे, कैसे वो हम देखें, क्योंकि उससे डेट बढ़ेगा। आप ये देखिए ना, पूरा ओवरऑल अगर हम इधर देखें तो 70% हम स्टेट्स को देखें तो वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं सर। तो फिर कैसे वो ये कहते हैं कि मतलब कहेंगे कि डेवलपमेंट पर कैसे खर्च होगा सर? मतलब मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, दो चीजें हैं। एक, इकोनॉमी को अगर आप सप्लाई साइड से देखेंगी, दो तरह से देखा जाता है। तो अगर उनके जेब में पैसा डाल रहे हैं, जो भी फॉर्म में डाल रहे हैं, आप उनका खर्च कम कर रहे हैं या उनको कैश में दे रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, तो वो आपके खर्चे में आएगा और वो कंज्यूम करेंगे तो एमएसएमई चलेंगी, तेल साबुन खरीदेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो वो लड़का भी खर्च करेगा। इस तरह एक चेन रिएक्शन होता है, तो उस लिहाज से सही है। लेकिन जब आप कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में जो रिच पुअर डिवाइड है, उसकी वजह से जो ऊपर वाला है वो जो कंज्यूम कर रहा है वो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन कहते हैं, उससे इकोनॉमी में रिवर्बरेट नहीं करता, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। आप गरीबों को अगर देते हैं तो फ्रीबीज नहीं, भारत में वैसे भी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है कि अगर आप उसको किसान सम्मान निधि में 6000 करोड़ देते हैं, 6000 रुपया देते हैं साल भर में, तो 17 रुपया रोज आता है। बच्चों को अंडा भी नहीं खिला सकता वो, तो हकीकत ये है, या आधा किलो दूध नहीं ले सकता। तो ऐसे में अगर आप इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में दे रहे हैं तो एक तो ये गलत मान लिया गया है। हाँ, भीख देने की जगह अच्छा ये होता कि उसकी आमदनी बढ़ाते, ताकि उसका एक जो सेंस ऑफ प्राइड है वो भी बना रहता। उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके प्रोड्यूस का दाम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपका जो पॉलिटिक्स है वो मिडिल क्लास के नाम पे आप कंज्यूमर को सेंट्रिक हो जाते हैं। लिहाजा जब किसान का उपज बढ़ता है और एक्सपोर्ट मार्केट में जाना चाहता है तो एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। आपने देखा गेहूं चावल का एक्सपोर्ट बैन हुआ, चीनी का एक्सपोर्ट बैन हुआ, इसलिए कि डोमेस्टिक दाम कम रहे। नतीजा ये हुआ, किसान तो मर गया। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कंज्यूमर क्योंकि मिडिल क्लास चिल्लाता है, चीखता है, बोलता है, मीडिया में भी आता है, उससे लेके आपको डर लगता है। इसीलिए तो आप 9th पे कमीशन, 7th पे कमीशन देने में इतराज नहीं है आपको। लेकिन जब किसान को देना पड़ता है तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास के वर्ग में आता नहीं है। तो जब आप गौर से देखें तो आपको फोकस फार्मर सेक्टर पे करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे करना पड़ेगा, एमएसएमई पे करना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार वो जनरेट। एक पेट्रोलियम फैक्ट्री है, मान लीजिए अंबानी की पेट्रोलियम फैक्ट्री में 300 एम्प्लॉय है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साबुन की फैक्ट्री में 200 एम्प्लॉय होंगे, भले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो। लेकिन तब जबकि 40% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसमें जीडीपी में हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 20% के आसपास बची है। अब आपको लगता है ये 2100 रुपए से 1100 रुपए से भला हो पाएगा? बिल्कुल सही कहा, एकदम नहीं होगा। तो क्या करें, इसमें से निकाल के आप एमएसएमई में ले आए, उनको यहां से निकाल के आप फैक्ट्री में डालें। फैक्ट्री में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी करेगा। तो यही तो आपको, इसीलिए स्किल इंडिया आप लाए थे, लेकिन स्किल इंडिया फेल हो गया। पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन पे जब आता है तो दिक्कत आ जाती है। स्किल आप करें, आज जरूरत है, एआई की जरूरत जितनी है उतनी ही साबुन बनाने का फैक्ट्री की, या बल्ब बनाने के लिए घर घर में बल्ब बने जो चीन में बन रहा है, तो आप उससे सरवाइव कर जाएंगे। फिर ये एक अलग पैराडॉक्स खड़ा नहीं। जी मनोज सर, आप कुछ कहें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो कि पूरे संसार में दो एक वो है फ्रीबीज के बारे में। एक तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक एग्जाम्पल है, हाँ ब्राजील खास है। आज से 30, जैसे अभी बोला, आज से 30 साल पहले चाइना और ब्राजील दोनों का जीडीपी सेम था, है ना। लेकिन चाइना ने, और जो ब्राजील है, ब्राजील फ्री भी मॉडल में गया और चाइना ने बोला कि किसी को फ्री में पैसा नहीं देना, हम ये सारा का सारा पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में खर्च करेंगे। और आज की डेट में चाइना सुपर पावर बना हुआ है। आज की डेट में चाइना की पर कैपिटा इनकम $15,000 है और ब्राजील वही का वही है। क्यों?
क्योंकि फ्रीबीज ने उस फ्रीबीज का उस जमाने में 30 साल पहले वो उस फ्रीबी मॉडल को बड़ा अच्छा माना गया। अरे नहीं साहब, इतना पैसा दे दिया, इतना फ़ायदा हो गया, ये हो गया। आज की डेट में ब्राज़ील वही डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना हुआ है, वही गरीबी, वही ड्रग्स की वहाँ समस्या, सारी की सारी समस्याएं ब्राज़ील में हैं। और चाइना कहाँ का कहाँ पहुंच गया। लेकिन अभी अगर योगेंद्र यादव से जुड़े होते तो वो कहते हैं कि वो फिर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या रहेगा? नहीं, वेलफेयर स्टेट का मतलब है एजुकेशन में खर्च करना, वेलफेयर स्टेट है, हेल्थ में खर्च करना है, और एसएमई सेक्टर को प्रमोट करना, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जहाँ जहाँ काम है वो सारा का सारा वो है। लेकिन अगर आप घर बैठे फ्री में इलेक्शन के लिए अगर आप वोट खरीदने के लिए 2100 रुपये 2500 रुपये देते हैं, ये वेलफेयर कहीं से नहीं है। ब्राज़ील हमारे सामने एग्जाम्पल है, कैसे ब्राज़ील की जो इकोनॉमी चाइना से ज़्यादा बड़ी थी, कैसे उन्होंने फ्रीबी देकर अपना सत्यानाश मारा। और वहीं जो चाइना है, चाइना ने जो कि वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोशलिस्ट कंट्री थी, उन्होंने किसी को एक पैसे की फ्रीबी नहीं दी और उन्होंने सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया। थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे, ब्राजील ने पीटर लूला के टाइम पे ही शुरू किया, बोल्सा फैमिलियाज स्कीम थी जो डायरेक्ट डिलीवरी की थी। एक चीज जो मनोज जी ने नहीं बताया है उसको एक्सटेंड हम कर दें कि ये डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पे डायरेक्ट डिलीवरी में आप जाते हैं, फ्रीबीज देते हैं, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन उनको एलिमेंट्री सस्टेनेंस दे के फिर उसके बच्चे को, यही पीटर लूला ने कहा 1947 से 57 तक हुआ होता तो ठीक। चाइना का मॉडल इसलिए नहीं कि हम सॉफ्ट स्टेट है, चाइना का मॉडल नहीं ले सकते, लेकिन फ्रीबीज अगर हम पहले देते हैं 5 साल 10 साल, उसके बाद वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, इसी का कमाल है कि नहीं, वही मैंने कहा कि एजुकेशन है, ठीक बात। जो एजुकेशन पे जब आप खर्चा करते हैं ना फर्स्ट फेज में ही एजुकेशन में अगर कोई बच्चा जाए, स्कॉलरशिप आप दीजिए 1947 से 1957 आज की डेट में, आज के, हाँ, लेट अस अज्यूम हम आपसे अगर हम शुरू करें जी, और अगर आज की डेट में हम अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा स्कूल जाता है उसको 500 रुपए दें, ठीक है, और उसको हम स्कॉलरशिप दें, उसको हम वो दे, खाना दें, अच्छा दें, तो वो मेरे ख्याल से सोशल वेलफेयर में आएगा। नाम बदल दिया है आपने, 500 रुपए अभी भी दे रहे हैं आप, सिर्फ नाम बदल कह रहा हूं ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल उसका सिर्फ नाम ठीक है, तो यही पे है। ना 2100 रुपए देना, पैसे के लिए 2100 रुपए देना या 2500 रुपए देना, वो मेरे ख्याल से सोशल वेलफेयर में नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था सर, इस पूरे बजट भाषण में आप दोनों को क्या लगा ऐसा कि वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा ऐलान किया जो फ्रीबीज की कैटेगरी में आता है, या इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इग्नोर किया गया इस चीज को? ना, फ्रीबीज का तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नजर नहीं आया, मुझे नहीं नजर आया कोई फ्रीबीज नजर। जितना जोर मिडिल क्लास पर दिया गया उतना फ्रीबीज को लेकर नहीं दिया गया। जितना सैलरीड क्लास जो ये है या जो चीखचा चिल्लाता मीडिया में बोलता है, ये उसके लिए था, ठीक है। ये जो इनकम टैक्स रिलीफ देख रहे हैं, हाँ, इससे उस किसान का कोई भला नहीं होना, एक ब्रॉडर बेस का भला नहीं। ऐसा है ना कि देखो दिल्ली में जो महिलाएं है ना, देखो आज की डेट में जो वोटर है, वोटर मिडिल क्लास कम है। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें जी, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास वोटर कम है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया में उनकी वॉइस ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन जिस समय पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने जाती हैं उस समय मिडिल क्लास की वॉइस ज़्यादा नहीं है, उस समय वॉइस उनकी ज़्यादा है जो फ्रीबीज को देख के, जो 2100 रुपये और 2500 रुपये महीना को देखकर वोट देते हैं, या फिर जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री बस, उसको देखकर जो लोग वोट देते हैं उनकी। सर, अब मैं थोड़ा महिलाओं की बात की तो मैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगी, और साथ खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो महिला हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ करते हुए नजर आए, स्पेशली इनके सर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात। देखिए, एक तो बात है कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको पलक पावड़े बिछाने पड़ेंगे। ये एक ऑब्वियस स्टेट का एक पॉलिसी है और ये पिछले कुछ समय से चला आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एंटरप्रेन्योर किस नेचर का है? अगर मान लीजिए वो एआई के दुनिया में है तो वो सक्सीड कर सकता है, लेकिन अगर वो साबुन और तेल बना रहा है तो उसके लिए आपको जो इमदाद देना है वो ज्यादा देना है। उसके लिए आप स्किल ले आइए। अगर वो एक इंडस्ट्री खोल रहा है तो उसको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है। गांव से जो आने वाला है वो नहीं जानता कि साबुन में कौन सा केमिकल कितना पड़ेगा, सैपोनिफिकेशन कैसे होगा, सब जो जिससे झाग निकलता है,
तो स्किल्ड लेबर के लिए आपको एक अलग पॉलिसी देनी पड़ेगी, जो चाइनीज मॉडल है। एआई से बहुत ही लेमैन की तरह मैं पूछ रही हूँ, एआई के आने से कुछ फर्क पड़ेगा रोजगार पर? नहीं, आज इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने यही कहा है कि देखिए, अगर इस पे होता है एआई आप अडॉप्ट करते हैं तो उनको पेनलाइज कीजिए कि आपने इतने जॉब लॉसेस किए हैं, इसको आप कंपेंसेट कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो एआई का डर तो है ही है, एआई से जॉब लॉसेस। और इससे अलग वो ये कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिखाया गया कि लगभग 18.5 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं इस वक्त हमारे देश में। पिछले बजट में हमने देखा कि वो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स हैं उनको बढ़ा दिया था वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 20 और 12.5%। इस बार ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग जुड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के एक दूसरे मॉडल में? मनोज सर। हाँ, देखिए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे कि बैंकों में जो पैसा होता था वो डिपॉजिट के कम होने से हो सकता है कि थोड़े बहुत फ़र्क पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि डीमैट अकाउंट आज की डेट में खुले हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन ये नए इन्वेस्टर्स हैं। और अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन ऐसे ही रहा थोड़े टाइम तक और जो रिटर्न जो पिछले 4 साल में मिले हैं, पिछले 4 साल क्यों, 1 साल में तो हालत ख़राब हुई है, खैर उससे पहले जो 3 साल तक जो लोगों को मिले हैं या जिसको देखकर लोग आए हैं, जब वो नहीं मिलेंगे तो मेरे ख्याल से ये लोग वापस भागेंगे और उस समय शेयर मार्केट में भी एक बड़ा तकलीफ का टाइम होगा। और अगर इंडियन पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा हैं, अगर वो अपना पैरामीटर इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ का पैरामीटर सेंसेक्स को ले, तो कहीं उनकी पॉलिसीज ऐसे ना बने जो कि हमारे रियल इकोनॉमी के बजाय वो सिर्फ सेंसेक्स पर ही फोकस रहे। ठीक है, अभी तक का भी जो डेटा है सर, उस मार्केट ने बहुत ज्यादा हाथों हाथ बजट को नहीं लिया है। जो सेंसेक्स है उसमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। लोग भी अपना जो ओपिनियन दे रहे हैं उसमें भी कोई बहुत अपबीट नहीं है।